भले ही बालेंसा तेजी से सुधार करने में लगे हैं, लेकिन इस बीच इन्हें पुराने सिस्टम्स और कुछ प्रोटेस्टर के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारतीय बाजारों से सामान खरीदने से नेपाली दुकानें कमजोर हो रही थी, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करना जारी कर दिया। वहीं स्कूलों से स्टूडेंट्स यूनियन को रिमूव किया तो इसे अनडेमोक्रेटिक बताया और सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया। नेपाल में पिछले 35 सालों से काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है। अब तक देश में 32 सरकारें बदल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, 1990 के बाद एक भी प्रधानमंत्री अब तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। दरअसल नेपाल एक राजशाही शासक देश था। सैकड़ों सालों से राजशाही शासक में बंधा रहा, जिसके अंतिम राजा ज्ञानेंद्र शाह रहे। 2006 में जब राजशाही खत्म हुई और 2008 में नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना तो लोगों को लगा कि अब स्थिरता आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 17 सालों में ही 14 बार सरकारें बदल चुकी हैं, 9 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। मगर पिछले साल करप्शन और बैड गवर्नेंस के खिलाफ हुए जेनजी प्रोटेस्ट के कारण तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में पद को संभाला। इनका काम था बिगड़ते हालात को काबू में लाना और 6 महीने के भीतर फ्रेश पार्लियामेंट्री इलेक्शन को करवाना। जैसा कि इलेक्शन बिल्कुल फ्रेश और फेयर तरीके से संपन्न हुए। 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन नतीजा बिल्कुल साफ कर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी 275 सीट में 182 सीट से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक सिंगल पार्टी अकेले इतनी बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा यह भी पहली बार होने जा रहा था कि अब तक के सबसे यंगेस्ट नेता देश के 47वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले थे। 35 साल के बालेंद्र शाह, जो सिर्फ देश के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बने बल्कि नेपाल के लिए एक हीरो बनकर उभरे। पेशे से रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के फॉर्मर मेयर रहे। जीत के बाद 27 मार्च को 12:34 पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद ही पर्चे कराने से पहले नायक फिल्म की तरह सीधा एक्शन मोड में आ गए। पहली कैबिनेट मीटिंग में अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को लेकर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू किया। पिछले साल 8-9 सितंबर को जेनजी प्रोटेस्ट में जितने लोग मारे गए, जितना कुछ नुकसान हुआ, नेपाल न्यूज के अनुसार इसमें 76 लोग मारे गए, 2500 लोग घायल हुए और 85 अरब का नुकसान हुआ। इन सबकी गौरी बहादुर कार्की कमीशन द्वारा 907 पेजेस की जांच रिपोर्ट, जिसे महीनों से सत्ता में रहे लोगों द्वारा दबाया जा रहा था, पद संभालते ही सबसे पहले इसे लागू किया। रिपोर्ट सामने आते ही अगले दिन फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली और एक्स होम मिनिस्टर रमेश लेखक अरेस्ट हो गए। इतना ही नहीं, हिंसा के जिम्मेदार जितने भी ऑफिसर्स हैं, इन पर भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस के संगीन आरोप हैं। चंद्र कुबेर खापुंग, जो फॉर्मर पुलिस चीफ थे, इन पर सीधा आरोप है कि इन्होंने प्रोटेस्टर पर सीधा गोली चलाने की इजाजत दी थी। इसके अलावा राजू अराल, आर्म पुलिस फोर्स के चीफ, उटराज थापा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के फॉर्मर चीफ, गोकर्ण मणि द्विवेदी, होम सेक्रेटरी, एआईजी सिद्ध विक्रम शाह, डीआईजी ओम बहादुर राणा, ये सभी लोग उस घटना के जिम्मेदार ठहराए गए। लेकिन इनकी गिरफ्तारी से पहले नई सरकार द्वारा एक स्टडी पैनल बनाया गया है जो इनकी भूमिका की जाँच कर रही है। कुछ मौजूदा ऑफिसर्स पे भी उंगली उठी है, पर शायद इन्हें अरेस्ट ना किया जाए, पर इनके करियर पर इसका असर जरूर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ करप्शन और ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रॉपर्टी जांच के लिए 5 लोगों की एक पावरफुल जुडिशियल पैनल बनाए हैं, जिसे लीड कर रहे हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी। ये पैनल 2006 से लेकर अब तक उन सब की प्रॉपर्टी की जांच करेगा जो इस बीच सत्ता में रहे, जिसमें शामिल है 7 प्राइम मिनिस्टर, 3 प्रेसिडेंट, 100 मिनिस्टर्स। इसके बावजूद इस बीच नौकरी करने वाले सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ साथ कई और लोग भी जांच के दायरे में हैं। यहाँ तक कि एक्स किंग ज्ञानेंद्र शाह भी जांच के निशाने पर हैं। इस पूरे जांच के लिए कमीशन को 1 साल का टाइम दिया है और गवर्नमेंट ने वादा किया है कि रिपोर्ट मिलते ही 45 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन सवालों से घिरते ही होम मिनिस्टर सूडन गोरुंग 22 अप्रैल को होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर नए मामलों के साथ साथ पुराने मामलों की भी फाइलें खोल दी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी केपी शर्मा ओली पकड़े गए। इनके साथ साथ फॉर्मर पीएम पुष्प कमल दहाल और शेर बहादुर देउबा के भी कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से मिले। दीपक खड़का, ओली के एनर्जी मिनिस्टर, ऑलरेडी इस केस में अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं शेर बहादुर देउबा और इनकी पत्नी आरजू राणा देउबा के खिलाफ वारंट जारी है, जो फिलहाल मेडिकल रीजन के कारण हांगकांग में है। अगर ये वापस नहीं आते हैं तो इंटरपोल इनके खिलाफ जल्द ही रेड नोटिस जारी करेगा।
इसके अलावा अथॉरिटीज़ ने बताया कि ऐसे दर्जनों केसेस रीओपन किए गए हैं, जिसमें कई इंडिविजुअल्स बिजनेसमैन अरेस्ट हुए जिनके कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से थे। इसके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को टारगेट करते हुए काठमांडू के कई जगहों से एक ही रात में 195 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया, जो गुंडागर्दी, तोड़फोड़ और धोखाधड़ी में शामिल थे। बालेन्द्र शाह को लगता है कि नेपाल के बर्बादी का मेन कारण पुराना राजनीतिक सिंडिकेट है, जो सिर्फ करप्ट ही नहीं किया बल्कि अपने फायदों के लिए पूरे देश को पीछे किया। इसीलिए सत्ता में आते ही गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 100 रिफॉर्म्स एजेंडे को इंट्रोड्यूस कराया, जो कहता है कि एक छोटी सी छोटी चीज़ भी गंभीर मुद्दे हैं। पॉलिटिक्स का न सिर्फ चेहरा बदलना चाहते हैं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचों को ही बदल देना चाहते हैं। ओवरऑल पूरा सिस्टम ही रीसेट करने की सोच है। जैसे सबसे पहले वीआईपी कल्चर को ब्रेक डाउन किया, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो उसकी सिक्योरिटी कम कर दी, यहाँ तक कि पीएम होने के नाते खुद की भी सिक्योरिटी कम की। वही वीआईपी हो या आम आदमी, ट्रैफिक रूल्स सबको फॉलो करना होगा, कोई भी हो रूल्स तोड़ने पर सबका चालान होगा। एजुकेशन के मामले में भी कितने भी बड़े नेता के बच्चे हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, सभी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी कई कड़े नियम लागू किए हैं। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स यूनियन को खत्म करने का ऑर्डर दिया। चाहे हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, किसी भी जगह पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ना ही कोई झंडा रहना चाहिए और ना ही किसी नेता की तस्वीर। इन सब के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स जो विदेशी नामों को रखकर लूट मचाई थी, इन स्कूलों को वार्न किया कि जल्द से जल्द इन नामों को बदलकर नेपाली नामों को रखें और ओवरचार्ज बिल्कुल भी ना करे और एडमिशन फीस भी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पे की जाएगी। इसके अलावा करप्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया। एक डिजिटल गवर्नेंस बनाने की कोशिश की है, जिसमें आस्क वंस डिजिटल आईडी सिस्टम बनाई ताकि लोगों को बार बार अपनी जानकारी ना देना पड़े और सरकार के वादों और खर्चों का पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंसी बना रहे। इसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की ताकि हर एक व्यक्ति को ये पता चल सके कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इनकी कोशिश है कि नेपाल को एक सेल्फ रिलायंट देश बनाया जाए, पड़ोसी देशों से समान दूरी, समान लाभ भी बना रहे, साथ ही राष्ट्रवाद और संप्रभुता के साथ बिना किसी समझौते के आर्थिक विकास और व्यापार कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दें। इकोनॉमिक को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और टूरिज्म को नेपाल के इकोनॉमिक का बैकबोन बनाना चाहते हैं। भले ही बालेन्द्र शाह तेजी से सुधार करने में लगे हैं, लोग 100 सोर्स एजेंडों के तहत जल्द से जल्द रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इन्हें पुराने सिस्टम्स और कुछ प्रोटेस्टर के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई दुकानदारों ने शिकायत की कि लोग हमारे यहाँ से सामान खरीदने के बजाय भारत में जाके खरीदारी करते हैं। असल में नेपाल के लोगों को भारत में आने के लिए किसी भी वीज़ा परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश बिना किसी परमिशन के आ जा सकते हैं और नेपाल के लोगों को सामान भी यहाँ के बजाय भारत में सस्ते मिलते हैं। तो ऐसे में इस खरीदारी को कम करने के लिए 100 रुपये से ज़्यादा खरीद पर कस्टम ड्यूटी लागू कर दिया। वजह है नेपाल सरकार को अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 40 to 45% रेवेन्यू अकेले कस्टम ड्यूटी से आता है और लोग सीमा पार से बिना टैक्स दिए सामान लाते थे, जिससे गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स में भारी कमी आ रही थी। इसके अलावा भारतीय बाजारों से सामान खरीदने से नेपाली दुकानें कमज़ोर हो रही थी, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करना जारी कर दिया। वहीं स्कूलों से स्टूडेंट्स यूनियन को रिमूव किया तो इसे अनडेमोक्रेटिक बताया और सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया। खैर, देखना अब यह है कि बालेन्द्र शाह लोगों की उम्मीदों पर कब तक टिके रहते हैं और नेपाल को बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। एक और चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि लोग खुद चुनाव करके प्राइम मिनिस्टर को चुने।